हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइव इन क्लासेज। हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी जेई पीवाईक्यू की, कौन सी है? एसएससी जेई पीवाईक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों को पता है हमारा इस समय जो क्लास चल रही है वो आरसीसी की चल रही है। तो आज की जो हमारी क्लास है ये फोर्थ क्लास है आरसीसी की, फोर्थ फिफ्थ क्लास। और इसमें हम अपने क्वेश्चन करते हैं आगे की तरफ, जो जो हमारे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन इसका, द एडवांटेज ऑफ एयर रेनफोर्स कंक्रीट इज ड्यू टू, ये कह रहा है कि हमारा एडवांटेज क्या है अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट, रेनफोर्स का क्या मतलब होता है? स्टील। रेनफोर्स का मतलब होता है हमारा स्टील। अगर हम अपनी कंक्रीट में स्टील को डाल दें, रेनफोर्समेंट को हम डाल दें, तो इसका क्या मतलब होता है? रेनफोर्स डालने पर देखो मोनोलिथिकल कैरेक्टर बिल्कुल आ जाएगा। ये फायर रेजिस्टिंग, फायर रेजिस्टिंग भी हो जाएगी उसमें। और अगर हम अपनी कंक्रीट में स्टील को प्रोवाइड करा देंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो कैसे? देखो हमारी जो कंक्रीट होती है, ये मेरी कंक्रीट है कोई, और ये जो होती है कंप्रेशन में तो बढ़िया रहती है, कंप्रेशन में जब हम इसकी बात करेंगे तो बेस्ट रहती है। लेकिन जैसे ही हम इसकी बात करेंगे टेंशन में, तो टेंशन में ही बिल्कुल बेकार हो जाती है। टेंशन में कह देते भैया हमारे बस की नहीं है, जो आपको करना करो, टेंशन हमारे ऊपर लेना नहीं, क्योंकि टेंशन आजकल दिक्कत बहुत ज़्यादा देती है। तो टेंशन प्रोवाइड ना होने के कारण हमने क्या किया, इसमें रेनफोर्स डाल दिया। रेनफोर्स का मतलब वही स्टील हमने इसमें डाल दी। स्टील का मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे घर के बर्तन होते हैं, इसे हम सरिया कहते हैं हिंदी में, घरों में जो लगाया जाता है। कहीं बहुत से बच्चे सोच रहे हैं स्टील का मतलब ये, वो नहीं है। तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, फायर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बी ऑप्शन भी हमारा सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन कहता है इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस, और बिल्कुल इकोनॉमी है। क्यों है इकोनॉमी? जैसे माने चलो मैं आज घर बनाता हूँ, उसमें सीमेंट कंक्रीट सीसी यूज करता हूँ और आरसीसी भी यूज करते हैं, मतलब आरसीसी यूज करता हूँ। तो इनिशियल कॉस्ट तो उसकी हाई आ जाएगी, लेकिन आने वाले समय जो मेंटेनेंस जो उसकी कॉस्ट होगी वो लेस होगी, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, इफ द थिकनेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज स्मॉल, अगर हमारा जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल है कंपेयर टू इट्स लेंथ और विथ। अगर हम कंपेयर करें लेंथ और विथ की, तो उसकी जो स्ट्रक्चर मेंबर जो हमारा है ना, वो थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देखो आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। इसने कहा लेंथ और विथ के कंपैरिजन में मेरी कम है, क्या है? थिकनेस। तो एक काम करो, नेगलेक्ट कर दो। क्या बचा हमारे पास? दो डायमेंशन बची, एक लेंथ है दूसरी विथ है, तो इसका ऑप्शन टू डायमेंशनल हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर है। 2017 में आपका क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही हो जाते हैं, उन्हीं में उनका आंसर छिपा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो जो हमारा, अगर हमारी रिचर मिक्स है, यानी बढ़िया मिक्स को हम करते हुए जाते हैं अपने कंक्रीट को, रिचर मिक्स है, तो हमारा पॉइजन रेशियो भी इंक्रीज होता हुआ रहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? इंक्रीज रहेगा विद रिचर मिक्स के साथ, डिक्रीज नहीं होगा। बहुत से बच्चे इसको ऑप्शन लगाते हैं, कई बुकों में ये ऑप्शन भी दिया है, लेकिन आपको याद रखना बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही होता है। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ पॉइजन रेशियो के बारे में। अगर हमसे पूछ ले कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में, पॉइजन रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं 0.1। पॉइजन रेशियो 0.1 होगा किसके लिए? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की अगर पूछ ले आपसे, तो 0.1 आपका पॉइजन रेशियो होगा। अगर स्टैंडर्ड कंक्रीट जो सबसे ज्यादा पूछता है ना, ये पूछता है 0.15 वाला, इसको आपको याद करना, ये स्टार लगा देता हूं। तो ये किसके लिए है? स्टैंडर्ड कंक्रीट। और आप एक और लिख लीजिए यहाँ पे 0.20, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए ये होता है हमारा लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखो मैं जो क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं उनको भी लेके चलता हूँ, आप लोगों को पता तो है ये। अगर आपसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का पॉइजन रेशियो पूछेगा, अगर आपसे कह दे कि हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो है पॉइजन रेशियो बताना है,
तो आपको क्या बताना है, 0.1 बता देना है। स्टैंडर्ड कंक्रीट का ये स्टार मैंने लगा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 0.15 होता है इसका। और लो स्ट्रेंथ कंक्रीट का पूछेगा तो 0.20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सप्लोजर शुड नॉट बी लेस देन। ये कह रहा है IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार नॉमिनल जो कंक्रीट होती है, कवर जो होता है उसका मॉडरेट एक्सप्लोजर शुड नॉट बी लेस देन, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ कुछ कवर लिखी हुई है आपके लिए। पहले अगर आपसे माइल्ड की कंडीशन कह देता है तो 20 mm से आपका कवर जो कम नहीं होना चाहिए, 20 mm से। अगर मॉडरेट की कंडीशन कहता है तो 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। सीवियर की अगर कंडीशन कह देता है तो 45 mm से आपका कवर कम नहीं होना चाहिए। वेरी सीवियर में 50 और एक्सट्रीम में मॉडरेट, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम बहुत सी याद करके रखते हैं इसको ऐसे ही 20, 30, 45, 50, 75। अब देखो हमसे क्या कहा था क्वेश्चन ने, मॉडरेट एक्सप्लोजर की बात की थी और मॉडरेट एक्सप्लोजर के लिए हमने यहाँ 30 mm लिया था। ये रहा यहाँ पे आपका ये मॉडरेट जो एक्सप्लोजर है, यहाँ कहता है कि आपका IS कोड, ये किसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, IS कोड 456/2000 इसके अनुसार मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका 30 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 mm, 20, 30, 20 किसके लिए बताया था मैंने, माइल्ड के लिए बताया था अभी। और ये किसके लिए है, ये माइल्ड के लिए हो गया, ये मॉडरेट के लिए हो गया, ये सीवियर के लिए हो गया। और वेरी सीवियर कंडीशन आ जाती है आपको 50 mm हो जाएगा। और ई ऑप्शन और मैं धर देता हूँ इसमें, अगर एक्सट्रीम कंडीशन आपको दे देता है 20, 30, 45, 50, 75 mm हमारा यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन रेनफोर्स कंक्रीट एज IS 456 इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कह रहा है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट बताना है हमें RCC में IS 456। देखो सीमेंट कंटेंट हमारा दो तरीके का होता है, एक तो PCC का होता है, एक RCC का होता है। यहाँ मैं दोनों लिख देता हूँ, ये क्या लाइन खिंच गई। एक तो जिसपे मैं पढ़ाता हूँ आपको पता है, ब्लैक कलर का बिल्कुल, और उसमें कुछ नहीं दिखता। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडीशन, PCC RCC। देखो हम पहले अगला क्वेश्चन एक PCC का भी, तो मैं RCC की आपसे बात कर लेता हूँ। कंडीशन वही रहेंगी, पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ये हमारी कंडीशन रहेंगी। इसके लिए क्या होता है, माइल्ड में होता है 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सभी की देखो यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगी। मॉडरेट के लिए भी 300, 300 दोनों के लिए 300 होता है हमारा। सीवियर के लिए 320, वेरी सीवियर के लिए 340 और एक्सट्रीम के लिए 360, ये हमारा डाटा होता है। तो हमसे इसने पूछा मिनिमम सीमेंट कंटेंट RCC के लिए कितना होता है, 300। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ राइट आंसर है, 300 हमारे यहाँ हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ भी लिखा था माइल्ड के लिए 300 है, मॉडरेट के लिए 300, सीवियर के लिए 320, वेरी सीवियर के लिए 340 और एक्सट्रीम के लिए 360। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन इस पे बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये आप देख रहे 2017 में भी क्वेश्चन आया था, लगातार क्वेश्चन आता है इस पे। कभी माइल्ड का पूछता है, कभी मॉडरेट का पूछता है, कभी किसी का पूछता है। अगला क्वेश्चन है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी भी कहते हैं और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं, FACTOR में जोड़ देता हूँ, इसमें नहीं दिया था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट और स्टील के लिए 1.5 पर इतना है। ये पूछ रहा है कि हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं LSM में, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में एक आंसर भी है। कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं हम और स्टील के लिए 1.15 लेते हैं, ये ध्यान रखना है। अभी पूछ रहा है कि हम स्टील के लिए 1.5 लेते, सॉरी कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं और स्टील के लिए 1.15 लेते हैं, ऐसा क्यों, बिकॉज क्यों,
क्योंकि कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट स्टील। देखो, कंक्रीट की जो क्वालिटी है आप लोगों को पता है, हम इतनी अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह हम स्टील की क्वालिटी कर लेते हैं। क्यों? स्टील किसी कंपनी में बन रही होगी, HYSD स्टील हो, चाहे वो प्लेन वाली हो चाहे माइल्ड वाली हो, स्टील किसी कंपनी में बनेगी तो बढ़िया बनेगी वो, और क्वालिटी इसकी अच्छी रहेगी। लेकिन कंक्रीट हमारी साइट पे बनती है तो इतनी अच्छी क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कंक्रीट के लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं 1.5 रखते हैं, यानी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, और स्टील के लिए 1.15 रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टील। देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा कि हम स्टील के साथ, सॉरी, कंक्रीट के साथ स्टील ही क्यों लेते हैं? हमारे पास एल्यूमिनियम है, ब्रास है, निकल है, इनको क्यों नहीं लेते हम? तो वही चीज है हमारा कि जो हमारी स्टील है उसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो लगभग लगभग यानी बहुत ही क्लोज रहता है हमारे किसके, कंक्रीट के। जो चीज मैंने बताई है इसी में आपका आंसर है। स्टील का थर्मल एक्सपेंशन 12 गुणा 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोज टू थर्मल एक्सपेंशन अल्फा का मतलब है थर्मल एक्सपेंशन है। यहाँ इन्होंने दिखा भी थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, क्योंकि इस कंक्रीट के बहुत ही पास होता है इसलिए हम इसको लेना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिब्स, ये कह रहा है कि जो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर है हमें कंक्रीट में क्या देता है? डायरेक्ट टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ये हमको टेंसिल स्ट्रेस देगा बेंडिंग, अंडर बेंडिंग मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को हम FCR से भी डिनोट करते हैं। FCR बराबर 0.7 √FC की, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब हमको जैसे मानो चलो M25 दे दी कि इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बताइए, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे 0.7 25, और ये 5 का वर्ग होता है 0.7 गुणा 5, 5 7 3.5 न्यूटन पर mm²। इस तरह से हम ये भी सॉल्व करते हैं कि हमारी टेंसिल स्ट्रेंथ वो कैसे पूछता है। तो FCR जो होता है यही हमारा मॉड्यूलस ऑफ रप्चर होता है। ये हमको टेंसिल स्ट्रेंथ देगा अंडर बेंडिंग के अंदर होती हुई हमको टेंसिल स्ट्रेंथ देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्जेंट सी वाटर। ये कह रहा है हमारा एक RCC मेंबर है, टोटली यानी पूरी तरीके से वो इमर्ज है हमारा सी वाटर में। जो हमारा समुद्र वगैरह होते हैं इनमें पूरी तरीके से वो इमर्ज है। अगला क्वेश्चन है द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड। देखो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं। 2010 में भी आया था, 2005 में भी आया था। अब ये कैसे करना है? देखो, सबसे पहले मैंने भी आपको लिखाया था माइल्ड, मॉडरेट, वही चीज लिख देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक एक्सट्रीम। ये हमारी कंडीशन होती है 3 2 5। अच्छा, यही बता देता हूँ, माइल्ड जो कंडीशन होती है हमारी, जैसे मकान वगैरह प्लेनो बने होते हैं इस तरह से होता है। अगर पानी बिल्कुल पानी में डूबी हुई हमारी कोई बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है तो मॉडरेट में आएगा। समुद्र में डूबा हुआ है यानी सी वाटर में है तो वो सीवियर आएगा। यही कंडीशन हमारी इसने दी है। और वेरी सीवियर जब हमारे स्प्रे टाइप का हो रहा हो सी वाटर का, और एक्सट्रीम हमारा टेंडल जोन होता है, सूखा यानी अकालग्रस्त जिसे हम कह देते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, इसने पूछा इमर्जेंट सी वाटर। सी वाटर के लिए मैंने जो कवर लिखाया था, अभी क्या लिखाया था, 20 30 45 50 75। अब देखो यहाँ क्या हो गया, सीवियर के लिए हो गया 45, क्योंकि सीवियर जो होता है हमारा समुद्र में डूबा हुआ स्ट्रक्चर होता है, सी वाटर में इमर्ज होता है। लेकिन अब आप देखोगे 45 तो है यहाँ। अब बहुत से बच्चे यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? आगे वो कहता है एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड। कोड के अनुसार हम कितनी एडिशनल कवर देंगे। एडिशनल का मतलब है जो हमारा माइल्ड में हम कवर देते हैं उससे कितना ज्यादा देंगे। तो
45 देंगे हम, माइल्ड में कितना देते हैं 20, 20 को घटा देते हैं 5, 4 में से 2 को 25, यानी कि यहाँ जो एडिशनल दिया जाएगा कवर वो 25 mm का कवर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ राइट है। अगला क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रिप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट। ये कह रहा है कि हमारी जो वैल्यू है अल्टीमेट क्रिप की, अल्टीमेट क्रिप आपने कुछ वैल्यू याद रख रखी होंगी, आपकी जो वैल्यू है वो अल्टीमेट क्रिप पे भी रखती है हमारी यहाँ पे। तो इंक्रीज होंगी एज ऑफ लोडिंग। देखो आपने जो एक टेबल होगी, ये टेबल मैंने लगा भी रखी है यहाँ पे, मेरे 7 दिन पे जो कंक्रीट है वो 2.2 थी, जैसे ही मैं 28 दिन पे पहुंचा तो वो 1.6 हो गई, और जैसे ही मैं 1 साल के अंदर पहुंचा तो 1.1 हो गई, यानी कि यहाँ जो मेरे दिन हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी पहले 7 दिन हुए फिर 28 से 1 साल, यानी बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ वैल्यू क्या होती है 7 दिन पे 2.2, 28 दिन यानी दिन तो यहाँ बढ़ा लेकिन वैल्यू यहाँ घट गई, 2.2 से 1.6 हो गई। जैसे मैं 1 साल पे पहुंचा तो दिन तो यहाँ बढ़ गया, यानी ड्यूरेशन बढ़ गई, लेकिन मेरी यहाँ पे 1.6 से 1.1 हो गई, यानी कि डिक्रीज होती है समय के साथ में। तो हमारी जो क्रिप होती है, क्रिप कोएफिशिएंट की जो है डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, जैसे जैसे हमारी लोडिंग की एज बढ़ती रहेगी और जो हमारी वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहेगी। ये आपने देख भी लिया, और ये आपके सामने टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना है, टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है ये। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। देखो यहाँ दो तरह की बातें बनेंगी, एक तो बात होती है हमारी स्टील में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देखो एक तो है कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँ और इसका क्वेश्चन का आंसर दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। एक ऑप्शन मेरे पास में है कि मैं क्या करूं, सारे जितने भी क्वेश्चन अभी तक जो आपने मेरी वीडियो देखी होंगी स्पेशली, उनमें मैं डिटेल के साथ पढ़ाता हूं, डिटेल के साथ ही हम आगे को चलते हैं। तो यहाँ इसने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कंक्रीट में दो तरह की स्ट्रेंथ होती है, एक तो होती है कैरेक्टरिस्टिक, एक होती है डिजाइन। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है 0.67 FC के, ये तो होती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अगर मैं 0.67 FC में अपना जो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट के लिए 1.5, इसके में डिवाइड कर दो तो ये होगा 0.45 FC के, और ये जो मेरी होती है डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, ये डिजाइन के पर्पज से बात करता हूँ। इसने मुझसे कैरेक्टरिस्टिक पूछी है तो कैरेक्टरिस्टिक 0.67 FC को हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट है। अगला है M20 के लिए हमें यहाँ रेशियो बताना है। देखो यहाँ मैं कुछ रेशियो भी लिख देता हूँ। M5 के लिए M7.5, M10, 15, 20 और 25, ये हमारे IS कोड 456/2000 के अनुसार हमारे ये कोड है, इनको याद कर लेना है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए जाते हैं, 2009 में से पूछ लिया, और जहाँ तक मुझे याद है 2022 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। M5 की बात करूँ तो 1:5:10 होता है। अगर मैं M7.5 की बात करूँ तो 1:4:8 होता है यहाँ पे। M10 में 1:3:6 हो जाएगा। M15 में 1:2:4 हो जाएगा, और 1:1/2 ये होता है 1.5 होता है यहाँ। (1.5:3) और M25 की बात करूँगा तो 1:1:2 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये बाकी तो सब ठीक है, कर क्या रहे हो। देखो ये जो 1 है, पहला वाला जो 1 है, ये दिखा रहा है मेरा सीमेंट की क्वांटिटी क्या है यहाँ। सेकंड नंबर मुझे दिखा रहा है फाइन एग्रीगेट कितना है इसमें, और ये थर्ड वाला जो 10 है ये दिखा रहा है मेरा कोर्स एग्रीगेट कितना है। ये हमारे कुछ ग्रेड हैं, ये वाले जो हैं इन्हें कहते हैं हम ग्रेड, और ये वाला इनका प्रपोर्शन है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन में आज हमसे M20 का पूछ ले, कल M5, 7.5, 10, 20 का ही पूछ ले, या 25, M15 कुछ भी पूछ सकता है। तो M20 का जो रेशियो होता है 1:1.3 होता है।
आपको याद करने का तरीका बता दूं। देखो ये तो 1 1 है सब में, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी अब मैं शक्ल बिगाड़ने वाला हूँ। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो यहाँ तो सब में 1 1 है, ये आपको 1 1 दिख रही है। फिर आपको क्या करना, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं हो रही तो इसका जो होता है इसका दोगुना करते हैं। देखो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1.5 का दोगुना 3 और 1 का दोगुना 2। इनका हमको दोगुना करना है बस। ये एक दूसरे के दुगने होते हैं और ये क्वेश्चन भी बना हुआ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में दुगने के उसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द टर्म करेक्टरिस्टिक लोड, ये आपको ध्यान देने की चीज है। करेक्टरिस्टिक्स लोड मीन्स दैट लोड विच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड, यानी एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक बात है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। ये कह रहा है करेक्टरिस्टिक लोड हमारा वो लोड होता है, यानी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर पूछ ले, जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे 0.67 एफसी की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है हमारी किसकी, कंक्रीट की। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई सैंपल लिए 3 सैंपल, इनका 5% तक फेल हो जाए तो अच्छी बात है, 5% से ज़्यादा ये हमारी फेल नहीं होना चाहिए। इसी स्ट्रेंथ को कहते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यही लोड हम 95% तक लगाते हैं और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सी है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट। ये कह रहा है कि आरसीसी जो है हमारी, उसमें मिनिमम रेनफोर्स मिनिमम ग्रेड कौन सी यूज होती है। आरसीसी की अगर बात करता है वो, तो मिनिमम जो ग्रेड होती है M20 होती है, और वहीं अगर पीसीसी की बात करता है तो मिनिमम ग्रेड M15 होती है। तो आरसीसी हमसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारा वी है, राइट हो जाएगा। और अगर ये पूछता पीसीसी के लिए या खाली सीसीसी कह देता तो हमारा जो है M15 यहाँ हो जाता। जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है कुछ ग्रेड आपके लिए, जैसे ये जो है IS 456 1978 के अनुसार है। अगर पूछ लिया आपसे मिनिमम ग्रेड पूछे पोस्ट टेंशन में, पोस्ट टेंशन के लिए M30 होती है। वहीं अगर प्री टेंशन के लिए पूछ ले मिनिमम ग्रेड को, मिनिमम ग्रेड अगर प्री टेंशन के लिए पूछ ले तो M40 हो जाएगी। और अगर सी वाटर में हमारा कोई कंस्ट्रक्शन चलना है तो M30 हो जाएगी। आपको यहाँ देखो मिनिमम ग्रेड मैंने 1978 के अनुसार M15 थी आरसीसी की, ध्यान रखना। और यहाँ देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ जो हमें कोड दिया वो दिया है IS 456 2000 2000 IS 456 2000 के अनुसार जो मिनिमम ग्रेड है वो M20 हो गई है। और अगर आप बात करेंगे 1978 के अनुसार तो M15 थी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखो आपको पता ही कि 9, 10 और 11 अक्टूबर को 3 डेट को आपका पेपर है। किसी भी डेट आपका पेपर हो सकता है, किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, 1 महीना केवल हमारे पास बचा है। मैंने आपसे कहा था कि हम जो है PYQ की सीरीज को बंद नहीं करेंगे, SSC JEE PYQ की जो सीरीज चल रही है इसको हम बंद नहीं करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये सीरीज तो चलती रहे, टेक्निकल की है। अब मैं चाहता हूं SSC JEE PYQ की सीरीज लाई जाए जो नॉन टेक की हो। तो आप लोगों को क्या करना है, ये कमेंट करनी है। कमेंट करके बताना है कि नॉन टेक हमें चाहिए नहीं चाहिए।